नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल जागरण एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम आज फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स। और इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले जितने भी मेरे नए साथी जुड़े हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं आप सभी को। और ये कोट है आज का, कोट ऑफ द डे: व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। आज आप ऐसा कुछ करें जिससे आप अपने आने वाले कल को सुधार सकें, यानी कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो दोस्तों, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनका भविष्य में भी कुछ बेनिफिट्स मिलें। और आज जो है आपके पास, उसको पूरा मूल्य दें, उसकी इम्पोर्टेंस समझें और लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य पर दृढ़ रहें। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1: भारत द्वारा S-400 वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने की डील किस देश के साथ प्रक्रियाधीन है? ऑप्शन है हमारे पास: ए अमेरिका, बी रशिया, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रशिया। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं उन पर। दोस्तों, बात करें एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, तो इससे जुड़ा हुआ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मॉस्को न्यू दिल्ली के बीच 2018 में, जिसके तहत इनको S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का एक 5 सेट देना था, यानी कि 5 सेट देने थे। और इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो मोर देन $5 बिलियन के आसपास इसकी कॉस्ट थी। और जो हमारा आखिरी सेट होगा, यानी कि 5वां सेट, वो फर्स्ट हाफ ऑफ द 2025 यानी 2025 तक के हाफ ईयरली तक, यानी कि 2025 के जून जुलाई में इसको पूरी तरह से इस डील को पूरा करना था। बात करते हैं इंडियन एम्बेसडर जो रशिया में हैं, बाला वेंकटेश वर्मा। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर कोई भी संशय नहीं है, अपना जो डील है वो अंडर प्रोसेस है। और ये जो सिर्फ थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये कोविड-19 महामारी के कारण हो रहा है। और जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो चल रहा है टाइमली, लेकिन और जो इसकी जो डील है ये अपना समय पर पूरा होगी और उसको लेकर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। और बात करें इसके जो पहला सेट दिया जाएगा S-400 का, वो 2021 के अंत तक भारत को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2: विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित किया जाना है? हमारे पास ऑप्शंस हैं: ए बेल्जियम, बी रशिया, सी अमेरिका और डी चाइना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चाइना। चाइना में विश्व धरोहर समिति का 44वां सेशन आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। अभी तक इसकी नई डेट जारी नहीं की है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। जो 44वां सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को का, उसको चाइना में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उसको स्थगित कर दिया गया है। इस सेशन को जो होस्ट करना था वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को करना था, और इसका जो शेड्यूल था वो 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक था। यह पूर्वी चाइना के फुजान के फुजू शहर में आयोजित होना था इसको। बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ चाइना की, वो है जी जिनपिंग। कैपिटल है बीजिंग। करेंसी की बात करें, वो है चाइनीज युआन। और डीजी हैं यूनेस्को के ऑड्रे अजोले। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं, सब लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। अपना इतना इम्पोर्टेंट सेशन है ये टॉप 10 करंट अफेयर्स का। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, देखिएगा, अगर आपने ढंग से पढ़े होंगे और ढंग से समझा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने ये क्वेश्चन पहले से किया है और आप आसानी से कर पाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे कम समय में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3: पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन है हमारे पास ए रवि रामाराजन, बी तपन सिंघल, सी विनीत अरोड़ा और डी आदित्य पुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनीत अरोड़ा। अभी हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस ने विनीत अरोड़ा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों पेटीएम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इनका शॉपिंग भी चलता है, आप यहाँ पे ई कॉमर्स का भी कार्य करती है ये पेटीएम कंपनी। तो दोस्तों अब इन्होंने इंश्योरेंस के सेक्टर में भी कदम रख दिया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं एक नज़र में। बात करें विनीत अरोड़ा की, तो ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस से जुड़ने से पहले एओन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी सीईओ थे और वहाँ पे भी इन्होंने अच्छा खासा समय दिया है। बात करते हैं पेटीएम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो दोस्तों पेटीएम की स्थापना की गई थी विजय शेखर शर्मा के द्वारा और फिलहाल वही इसके सीईओ बने हुए हैं। 2010 अगस्त में इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर्स की बात करें दोस्तों वो नोएडा में है और पेटीएम के अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वो है 197 कम्युनिकेशंस। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 15 अप्रैल को किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए रंजीत चौधरी, बी कुंदन साय, सी कुशल पंजाबी और डी डॉक्टर श्री राम लागू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रंजीत चौधरी। रंजीत चौधरी का अभी 15 अप्रैल को निधन हुआ है और इनको छोटू के नाम से भी जाना जाता था, बहुत फेमस थे छोटू के नाम से भी ये। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं एक नज़र में। तो दोस्तों रंजीत चौधरी जिनको छोटू के नाम से भी जाना जाता था, ये 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये काफ़ी लंबे समय से बीमार थे और जिसके तहत इनकी सर्जरी भी हुई थी। बात करें इनके बहुत कुछ फेमस रोल्स की जो इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में किए हैं। बात करते हैं इन्होंने राकेश रोशन के ब्रदर का किरदार निभाया था, यानी भाई का। खूबसूरत उस वक्त की मूवी थी और उसमें रेखा भी थी लीड रोल में। और इसके अलावा इन्होंने बासु चटर्जी की फिल्म थी बातों बातों में, उसमें भी अच्छा खासा रोल प्ले किया इन्होंने। खट्टा मीठा में भी किया। और इसके अलावा कुछ और बॉलीवुड की मेमोरेबल यानी कि यादगार पिक्चरें हैं जैसे रूसी मिस्ट्री। इसके अलावा इन्होंने अमेरिकन टीवी सीरीज की थी प्रिजन ब्रेक, जिसके कारण ये हॉलीवुड में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो बहुत ही अच्छे कलाकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है रंजीत चौधरी जी का। तो दोस्तों इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जितने भी मेरे नए नए साथी जुड़ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल से जागरव एकेडमी से, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें टॉप 10 करंट अफेयर्स के। क्वेश्चन नंबर 5, किसे केयर रेटिंग्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए आशु सुयस, बी अजय महाजन, सी नरेश टक्कर और डी शंकर चक्रवर्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजय महाजन। अजय महाजन को हाल ही में केयर रेटिंग्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों केयर रेटिंग्स जो ये कंपनी है, एक रेटिंग एजेंसी है जो अपने बोरोअर्स को यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट रेटिंग देती है, जिससे उसकी अच्छी खासी साख मार्केट में बन जाती है और वो अपना बिजनेस रन कर पाती है अच्छे से। तो इससे कुछ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। बात करें अजय महाजन की, इनको केयर रेटिंग्स का अभी 5 साल के लिए चुना गया है सीईओ और एमडी, यानी कि अपॉइंट किया गया है। 15 अप्रैल से ये अपना पदभार संभाल लिया है इन्होंने। और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगर केयर रेटिंग्स की बात करें दोस्तों, इससे पहले महाजन ने अपना करियर स्टार्ट किया था 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ। इसके अलावा उन्होंने ग्लोबल मार्केट ग्रुप्स में भी कार्य किया है, यस बैंक में भी किया है और बात करते हैं उनकी आईडीएफसी में भी किया है इंडिया में। और इसके अलावा फाइनेंसिंग एनबीएफसी में भी इन्होंने फुल सर्विस कॉमर्शियल बैंक है, इसमें भी कार्य किया है। बात करते हैं केयर रेटिंग्स की हेडक्वार्टर्स की, वो है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एडिसन अवार्ड किस कंपनी द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं हमारे पास ए अडानी पावर, बी टाटा पावर, सी रिलायंस पावर और डी सीएलपी पावर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टाटा पावर। टाटा पावर ने कैंपेन चलाया था जिसके लिए इसको एडिसन अवार्ड मिला है
वो अपने आप में एक नया इनोवेशन था, और इन्होंने क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक वे में बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए इनको एडिसन अवार्ड दिया गया है। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो ये एडिसन अवार्ड है किसके सम्मान में दिया जाता है। तो ये सम्मान में दिया जाता है थॉमस अल्वा एडिसन के, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आविष्कार किया था इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि बल्ब बनाने का। उसी के तहत टाटा पावर को ये एडिसन अवार्ड दिया गया है। किस कैटेगरी में दिया गया है? सोशल इनोवेशन और सोशल एनर्जी सॉल्यूशन। यहाँ पर सोशल इनोवेशन मेन कैटेगरी है, और सब कैटेगरी की बात करें तो सोशल एनर्जी सॉल्यूशन इसकी सब कैटेगरी है। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, और उसके तहत उनके ये 533 स्कूलों को भी अपने साथ लेकर आए, और इन्होंने 29.8 मिलियन यूनिट्स की बचत की है। जब ये स्टार्ट हुआ था 2007 में, यानी 2007 से अब तक इन्होंने 29.8 मिलियंस यूनिट की बचत की है। अब जान लेते हैं एडिसन अवार्ड के बारे में थोड़ा सा। तो ये संसार का सबसे अच्छा इनोवेशन एंड इनोवेटर्स के सम्मान को तो बात करते हैं एडिसन अवार्ड्स की। तो एडिसन अवार्ड्स दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है। बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन की याद में 1987 में इसको शुरू किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों ये पुरस्कार विजेता, यानी जो पुरस्कार जिनको दिया जाता है वो उत्पादों और सेवाओं, नेतृत्व यानी लीडरशिप, और एक्सीलेंस इन इनोवेशन अराउंड 4 क्राइटेरिया यानी 4 मानदंडों के तहत कंसेप्ट, वैल्यू, डिलीवरी और इम्पैक्ट इसमें मेन होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की बात करें वो हैं परवीर सिन्हा, और हेड क्वार्टर्स की बात करें दोस्तों वो है मुंबई महाराष्ट्र में। किसका ये है दोस्तों? ये है टाटा पावर का। टाटा पावर के जो एमडी और सीईओ में परवीर सिन्हा हैं, और हेडक्वार्टर्स की बात करें दोस्तों वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार किसने जीता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए सैयद खतीबी, बी खलील अलरेज, ऑप्शन सी एब्देलोउआब एसेउई, ऑप्शन डी मायसालुन हादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्देलोउआब एसेउई को 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार दिया गया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो बात करते हैं अल्जीरियन ऑथर हैं एब्देलोउआब, जिन्होंने ये 13वां इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन जीता है। इन्होंने एक नोवेल है जिसके लिए इनको दिया गया है द स्पार्टन कोड। और स्पार्टन कोड की बात करें तो इसके तहत ओटोमन और जो फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स थीं अल्जीरिया में, उनके बीच 19वीं शताब्दी में जो स्ट्रगल हुआ उसके ऊपर इस स्पार्टन कोड को लिखा गया है। बात करते हैं अरेबिक फिक्शन अवार्ड की, तो इसको यूके बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा सपोर्ट मिला हुआ है, और इसको फाइनेंस किया जाता है अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा। बात करें द स्पार्टन कोड की, तो ये 6 नोवेल में से इसको चुना गया है जिसके लिए इसको अवार्ड मिला है, और इसके तहत एसईओई को $50,000 दिए जाएंगे, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए अलग से फंड भी दिया जाएगा। बात करें किसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है द स्पार्टन कोड को, तो इसके पब्लिशर हैं डार्मिम, जिनके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सहयोग ऐप डैश द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस हैं हमारे पास ए MHRD, बी NBT, सी AICTE और डी DST। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी DST। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा सहयोग ऐप को डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है। और किसके सहयोग के साथ है ये दोस्तों? ये सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने मिलकर इसको बनाया है सहयोग ऐप को। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें सहयोग की, तो ये एक जियोस पार्टिकल्स डेटा सेट्स, स्टैंडर्ड बेस्ड सर्विसेज और एक एनालिटिक टूल्स का
इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है और ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कोविड-19 महामारी से जुड़े हुए तथ्यों पर। दोस्तों, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट पोर्टल दोनों को ही तैयार किया गया है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों, ये सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा रिकवरी के बाद, उससे संबंधित स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में सहायता करेगा। सहयोग का वेब पोर्टल भी अवेलेबल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं indiamaps.gov.in/सर्वे ऑफ इंडिया SOI ऐप। इसी के साथ ही दोस्तों, ये हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट को मजबूत करेगा और साथ में ही यह सूचना और ह्यूमन मेडिकल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी कि जो उसमें सुधार किए जा सकते हैं, उन सब में मदद करेगा और उनका समर्थन करेगा कि क्या क्या उनमें सुधार किए जा सकें। यानी डेटा सेट ये लेगा और डेटा सेट के व्याप पर अपना जो हेल्थ सिस्टम है, इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम, उसको मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ये सोशल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोसेस के थ्रू ये जितना भी इंफॉर्मेशन मिलेगा इस पे यहाँ पे सारे क्षेत्रों से, और उसी के व्याप पर ये उनको मजबूती प्रदान करेगा कि उसमें क्या रिफॉर्म्स किए जा सकें। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में मानव की किस गतिविधि को MHA द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध माना गया है? तो दोस्तों, अभी पूरे देश भर में महामारी फैली हुई है, कोविड-19 महामारी, और इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्टेप लिया है और उसी के तहत उन्होंने इनमें से किसी एक मानव की गतिविधि को अपराध माना है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस हैं: A कफिंग यानी खांसी, B स्पीटिंग थूकना, C वॉमिटिंग यानी उल्टी करना, और D स्नीजिंग यानी छींक आना। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शंस में 3 बायोलॉजिकल हैं और जो बचता है हमारे पास स्पीटिंग, इसको अपराध की श्रेणी में माना गया है। यानी कि थूकने से वायरस के फैलने के या संक्रमण के ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इस वजह से इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड स्पीटिंग इन पब्लिक एक्ट एज ए पनिशेबल ऑफेंस। यानी कि भारत सरकार के अनुसार अगर आप पब्लिक प्लेस पर थूकते हैं तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, और ये होगा किसके तहत? स्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको ऑफेंस माना गया है। दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी कि हमारे अमित शाह जी के द्वारा जो उन्होंने रिवाइज्ड गाइडलाइंस दी हैं उसके तहत इसको अपराध श्रेणी में डाला गया है। और इसके साथ साथ मैंडेट किया है कि अगर आप जब भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं यानी आउट होते हैं अपने घर से किसी ज़रूरी काम के लिए, तो तब आपको फेस मास्क पहनना ज़रूरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पनिश किया जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। और ये किसके तहत? सेक्शन 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको अपराध माना जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी इस तरीके के स्टेप्स लिए जा चुके हैं कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, जैसे दिल्ली में, इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं। अभी बात करें कुछ स्टेट्स हैं जो स्क्रीन पर हैं, जैसे असम, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन्होंने पहले से ही तंबाकू प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और पूरी तरह से स्पीटिंग को भी बैन कर दिया है कि आप पब्लिक प्लेस में स्पीटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ MHA ने एक और बैन लगाया है, सेल ऑफ लीकर, यानी कि शराब की नहीं सेल हो सकती, ना ही गुटखा की और ना ही तंबाकू की। और इसी के साथ ही इट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में आप थूक नहीं सकते हैं, ये एक ऑफेंस माना जाएगा। दोस्तों, ऐसा इन्होंने इसलिए किया है कि थूकने से इसके संक्रमण होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इस वजह से इन्होंने इसको एक ऑफेंस माना है ताकि स्ट्रिक्टनेस लाकर इसको रोका जा सके। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे
हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है, क्या कारण है इसको बैन करने के और ऑफेंस की श्रेणी में डालने के। तो दोस्तों, स्पीटिंग इज आल्सो ए मेजर पब्लिक हेल्थ हजार्ड एंड कंट्रीब्यूट्स टू स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये जितने भी कम्युनिकेबल हैं, यानी कि जो इसके स्पिट के रास्ते यानी स्पिट के द्वारा फैल सकती हैं, उनकी कुछ यहाँ पे डिसीज लिस्ट की गई हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, स्वाइन फ्लू है, एवियन फ्लू है, निमोनिया है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज है। ये दोस्तों, जब हम स्पिट करते हैं तो उसके छोटे छोटे वेपन्स हवा में जा सकते हैं और उससे कोई भी दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे अगर आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करते हैं तो सेक्शन 268 के ऑफ आईपीसी के तहत आप दोषी माने जाएंगे और आपको पब्लिक नॉनसेंस का दोषी मानते हुए आपको दोनों ही प्रावधान है, सजा भी और फाइन भी, या फिर दोनों बहुत आपके ऊपर इम्पोज किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी नेग्लिजेंसी के कारण किसी भी वायरस का इन्फेक्शन आप फैलाते हैं और या किसी भी बीमारी का, और वो किसी की लाइफ के लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो ये भी एक नेग्लिजेंसी के तहत सेक्शन 269 आईपीसी के तहत इसको अपराध माना जाएगा और इसके लिए भी सज़ा और फाइन दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसा हानिकारक एटमॉस्फेयर बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब भी आप सेक्शन 278 के तहत दोषी माने जाएंगे और इसके तहत भी आपके ऊपर फाइन और इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर बात करें, ये सब पहले से ही थे कि आप स्पिट नहीं कर सकते हैं और पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि भारत में इन सब को कोई सीरियसनेस दिखाता नहीं है इन सब को लेकर। इस वजह से ही हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और देखा होगा आपने, जितने भी सरकारी दफ्तर वगैरह होते हैं वहाँ पे कॉर्नर्स जो होते हैं वो रेडिश कर देते हैं पूरा पूरा स्पिट करते करते। और जितना भी हमारे टैक्स पेयर्स होते हैं, जो हार्ड वर्किंग टैक्स पेयर्स होते हैं, उनका जो पैसा है उन सब के मेंटेनेंस में खर्च होता है, यानी कि रीपेंट कराना और उसको रिपेयर कराना, इन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए प्लीज़ जागरूक बनिए और आगे से आप प्रण लीजिए कि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके आसपास या आसपास के लोगों या वातावरण को आप नुकसान कर रहे हों। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गृह मंत्रालय ने सरकारी स्तर पर किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करने के लिए एक सलाह जारी की है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए जूम, बी गूगल डुओ, सी स्काइप और डी गो टू मीटिंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूम। अभी हाल ही में लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश भर में, जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है सेकंड फेज के तहत 3 मई तक। तो इसी के तहत दोस्तों वर्क फ्रॉम होम अभी सब लोग अपने लगे हुए हैं, अपने बिजनेसेस या अपना जो भी उनका जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग। तो उनको मीटिंग्स भी करनी होती हैं और उस मीटिंग्स को देखते हुए ही बहुत सारी ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हैं जिनके तहत बिजनेसेस जो रन करते हैं वो मीटिंग्स अरेंज करते हैं ताकि थोड़ा बहुत इस स्लो डाउन से उभरा जा सके। तो उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस है जूम, और इस वक्त ये बहुत फेमस है। 100 लोग इसमें एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने इसको मतलब कि डेटा सिक्योरिटी के लिहाज से इसको कमज़ोर माना है। इस ऐप में कुछ खामियां हैं, इसलिए उन्होंने इसको बैन कर दिया है। उन्होंने सिर्फ अभी एडवाइजरी जारी की है, बैन तो नहीं किया है। लेकिन बैन किया है उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पर, यानी सरकारी स्तर पर कोई भी ऑफिशियल या ब्यूरोक्रेसी का कोई भी ऑफिसर इसके इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि सर्ट के द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको वल्नर माना है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा पायरेसी या डेटा लीक होने की संभावना है और इसमें कोई सिक्योरिटी पैचेस उतने अच्छे नहीं हैं।
और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी वार्न किया है कि जो जूम ऐप के यूजर्स हैं कि इसके ज़रिए जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं वो सेफ़ नहीं है, उसका उपयोग सेफ़ नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको बैन किया हुआ है, जैसे जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान। इन्होंने ऑलरेडी इसको बैन कर दिया है इस एप्लीकेशन को। और इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 16 पेजों की एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जूम इज़ नॉट ए सेफ प्लेटफॉर्म। बात करते हैं दोस्तों जूम की। इसके फाउंडर हैं एरिक युआन। स्थापना हुई 2011 में। हेड क्वार्टर है इसका सैन जोस, कैलिफोर्निया, यूएसए में। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, राम राम, धन्यवाद।